Hello everyone, I'm Papia Chandra. I provide classes for BCom Honors and Class 11-12 Commerce. Today's topic is holding company. होल्डिंग कंपनी बीकॉम 6 सेमेस्टर में 15 मार्क्स के लिए आता है। तो होल्डिंग कंपनी चैप्टर में आपको क्या बनाना पड़ेगा, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी जब दूसरा कंपनी का मोर देन 50% शेयर परचेस कर लेता है तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलता है, और जिस कंपनी का शेयर्स परचेस करते हैं उसको सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। सेकंड एग्जांपल्स, यहाँ पे दो कंपनी का एग्जांपल्स लिया गया है। वन इज बिग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड। सपोज बिग लिमिटेड परचेसिंग मोर देन 50% शेयर्स, मान लो वो 75% शेयर्स ऑफ स्मॉल लिमिटेड का परचेस कर रहे हैं। तो बिग लिमिटेड ने क्या किया, मोर देन 50%, सो इट कैन बी 51 और 52 और 60 75। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ली, बिग लिमिटेड ने स्मॉल लिमिटेड का 75% शेयर परचेस किया है। तो इस केस में बिग लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा एंड स्मॉल लिमिटेड कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी बोला जाएगा। ओके, तो बिग लिमिटेड क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी, एंड स्मॉल लिमिटेड क्या हो जाएगा, सब्सिडियरी कंपनी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग कंपनी भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, सब्सिडियरी कंपनी भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। उसके बाद होल्डिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसके साथ सब्सिडियरी कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी ऐड करके एक और बैलेंस शीट बनाएगा जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे रूल्स क्या हो रहा है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी का जब केस हो रहा है, ये होल्डिंग कंपनी को दूसरा बोला जाता है पेरेंट कंपनी। तो ये पेरेंट कंपनी का काम है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ विद देयर सब्सिडियरी कंपनीज। एग्जाम में आपको ऐसा एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा जिसमें एक होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटीज का पूरा डिटेल्स दिया रहेगा। इस बैलेंस शीट से आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। देखो एक बार क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पीपीई दिया हुआ है। पीपीई का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब नॉन करंट एसेट्स। तो इस तरीके से पीपीई, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, कुछ इंफॉर्मेशन है, एसेट लायबिलिटीज का ऐसे इंफॉर्मेशन रहेगा, उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहेगा जिसको एडजस्ट करके आप एक न्यू बैलेंस शीट बनाओगे जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसका मतलब हो रहा है होल्डिंग कंपनी खुद का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसके साथ सब्सिडियरी कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी ऐड करके शो करेगा। बट ये ऐड करने के लिए कुछ रूल्स है, जैसे कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस रहेगा तो उसको एलिमिनेट करो, ये सब चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली सेम एज शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। एक बार देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैप, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी सब कॉमन है। एसेट साइड में भी कुछ चेंजेस नहीं है, नॉन करंट एसेट, पीपीई, इंटेंजिबल, करंट एसेट्स, एवरीथिंग सेम। ओनली एक न्यू वर्ड आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त मिलेगा, इसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका नाम क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले हम लोग को वर्किंग नोट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ना बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के बाद बैठता है। पहले शेयर होल्डर्स फंड, देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम लोग एग्जांपल्स क्या लिए थे, होल्डिंग कंपनी 75% परचेस किया है, तो स्मॉल लिमिटेड का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख। तो ये 3 लाख में से 75% किसके पास जाएगा, बिग लिमिटेड के पास। बट बाकी जो 25% है कुछ आउटसाइडर शेयर होल्डर्स हैं जो ये शेयर्स होल्ड करके रखा है, राइट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली द क्लेम ऑफ आउटसाइड शेयर होल्डर्स इन द नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द claim of the outside shareholders in the net assets of the subsidiary. And net assets अगर आप liability side से देखोगे तो net assets का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो चीज रहता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में बस एक ही दिखाई हूं, शेयर कैपिटल। बिग लिमिटेड का 9 लाख, स्मॉल लिमिटेड का 3 लाख। बट स्मॉल लिमिटेड का ये जो 3 लाख है इसका 75% तो बिग लिमिटेड का ही है, बट बाकी जो 25% आउटसाइड शेयर होल्डर्स होल्ड करके रखे हैं, दिस इज बेसिकली माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले आपको वर्किंग नोट में पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर कौन कौन सा आइटम जाएगा, किस तरीके से आप करोगे, मैं एक फॉर्मेट में आपको दिखा रही हूं।
तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आप जाके लिखोगे स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ऐसा एक फॉर्मेट बनाओगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, अभी अभी आप डेफिनेशन सीखे हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स शेयर होल्डर इन द नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी का ये जो बैलेंस शीट है, जो हम सम्स आपको दिखा रहे थे, यहां पे पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, पीएल है। तो नेट एसेट्स का मतलब हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी साइड से जाएंगे। लाइबिलिटी साइड से नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो चीज रहता है, वन इज शेयर कैपिटल, अनदर वन इज रिजर्व एंड सरप्लस। देखो जैसे यहाँ पे एक शेयर कैपिटल है एंड पीएल अकाउंट, तो ये दोनों क्या किसका पार्ट हो गया, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट हो गया, मतलब नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी हो गया। देखो नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी कितना है, यहाँ पे है 1 लाख एंड पीएल बैलेंस कितना है 40,000। तो ये जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका टोटल सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल एंड पीएल बैलेंस है, इसको हम लोग दो टुकड़े में डिवाइड करेंगे, एक होल्डिंग कंपनी के लिए, एक सब आउटसाइडर्स के लिए। जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स होल्ड करके रखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अगर देखा जाए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी का जितना रहेगा, उसको हम लोग दोनों में डिवाइड करेंगे, होल्डिंग कंपनी का कितना एंड आउटसाइडर शेयर होल्डर्स का कितना। ये जो आउटसाइडर शेयर होल्डर्स है ना, इसका दूसरा नाम है माइनॉरिटी होल्डर्स। तो वी कैन से ऑल्सो माइनॉरिटी होल्डर्स, माइनॉरिटी होल्डर्स। तो टोटल जो शेयर कैपिटल है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, होल्डिंग कंपनी का कितना एंड माइनॉरिटी होल्डर्स का कितना। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी जो दो रहता है, बेसिकली यहाँ पे रहेगा पीएल बैलेंस और एक रहेगा रिजर्व, पीएल बैलेंस एंड रिजर्व। इसका भी हम लोग दो दो डिवाइड करेंगे, पीएल एंड रिजर्व बैलेंस, इसको भी हम लोग होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी में डिवाइड करेंगे। पीएल का जो बैलेंस एंड रिजर्व का जो बैलेंस है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। एज लिमिटेड, एज लिमिटेड। बैलेंस शीट कौन सा डेट का है, 31 मार्च मान लेते हो 2022 बैलेंस शीट है इस डेट का। और यहां पे देखो क्वेश्चन में एक लाइन है, एज लिमिटेड acquired the shares of S Limited on 1st July 2021 1/7/21। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक कंपनी दूसरा कंपनी का मोर देन 50% शेयर परचेस करेगा। तो वो मोर देन 50% शेयर वो कब परचेस कर रहा है, यहाँ पे एक डेट दिया है, जैसे 1/7/21 में परचेस कर रहा है। तो जब ऐसा कुछ डेट दिया हुआ है 1/7/21 में परचेस कर रहा है, तो पूरा साल में जितना मंथ्स था उसको हम लोग दो में डिवाइड करेंगे, वन इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन, अनदर इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन। देखो मैं दिखा रही हूं, जैसे मान लो ये जो 31 मार्च में एंड हो रहा है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 22 में अगर ये एंड हो रहा है तो वो स्टार्ट कब हुआ था, 1/4/21 में स्टार्ट हुआ था। तो ओपनिंग डेट इज 1/4/21, एंड कब हुआ है 31 मार्च 22, और एक्वायर कब कर रहा है 1 जुलाई 21। अब अगर मंथ्स लिखोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो पूरा साल में टोटल कितना मंथ्स है 12 मंथ्स। बट अक्वायर कब हुआ है 1/7/21। 1/7/21 का जो आगे टाइम है, ये जो मंथ्स आ रहा है, मतलब अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 मंथ्स हो रहे हैं, ये 3 मंथ्स को बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड एंड बाकी 9 मंथ्स को बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ पीएल एंड रिजर्व, आपको दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। प्री पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो अब हम बोल रहे हैं कि पीएल का यहाँ पे दो डिविजन होगा, वन क्या हो जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। रिजर्व का भी सेम डिविजन होगा, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। एक बार ये स्टोरी फिर से देखो, एज लिमिटेड ने परचेस कब किया 1/7/21 में। तो इसके आगे जो ये प्री एक्विजिशन पीरियड है, क्या ये प्री एक्विजिशन पीरियड एक सब्सिडियरी कंपनी के लाइफ में कभी और आ सकता है? प्री एक्विजिशन वो तो परचेस हो गया, परचेस होने के बाद जो आएगा वो सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड ही होगा। ये प्री एक्विजिशन पीरियड
कभी और वापस नहीं आता है कंपनी के लाइफ में। इसीलिए प्री एक्विजिशन पीरियड का जितना प्रॉफिट और लॉस रहेगा, दिस इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का जितना प्रॉफिट और लॉस रहेगा और रिजर्व रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। ओके, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम लोग क्या क्या लेंगे? 1 लेंगे शेयर कैपिटल, फिर लेंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। बट ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग 2 डिवाइड करेंगे, एक प्री, एक पोस्ट। जो प्री होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सम्स लेके उसमें हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। में हम आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ओके, तो इस सम्स का एक स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूं वैसे देखो, फिर उसके बाद बिना देखे सम्स को सॉल्व करो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करने के लिए, अच्छा पहले एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को पहले। एज लिमिटेड, एस लिमिटेड, कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एज लिमिटेड acquired the shares of S Limited on 1st July 21 and balance of PL of S Limited 1/4/21 was 30,000. Prepare consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary as at 31st March 2022. तो इस क्वेश्चन में मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने दिया है। ओके, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले हम लोग क्या सीखे कि वर्किंग नोट में मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक फॉर्मेट ड्रॉ करो। मैं एक ड्रॉ करके रखी थी आप लोग को दिखाने के लिए, मैं उसी में सॉल्व करके दिखाऊंगी। ऐसा एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो कॉपी में। नंबर 1 यहां पे लिखो DOC, डिग्री ऑफ कंट्रोल। टोटल एस लिमिटेड का कितना शेयर्स है? देखो, एस लिमिटेड का शेयर है फुल्ली पेड अप 10 ईच। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है? 1 लाख। 1 लाख मतलब, और एक एक शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 10,000, राइट। अब ये 10,000 शेयर में से इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 8,000। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि होल्डिंग कंपनी कितना शेयर्स परचेस किया है, होल्डिंग कंपनी कितना शेयर्स परचेस किया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। में देखो शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, एस लिमिटेड का टोटल शेयर्स है 10,000 एंड होल्डिंग कंपनी ने परचेस किया है 8,000। क्या लिखा हुआ है? देखो 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। अमाउंट किसने दिया है? होल्डिंग कंपनी में। तो होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर्स परचेस किया है? 8,000। हाउ यू विल कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंट्रोल? देखो डीओसी लिख के होल्डिंग कंपनी में लिखो 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000। एस लिमिटेड का टोटल शेयर्स कितना था? 10,000। उसमें से होल्डिंग ने कितना परचेस किया? 8/10। सो यू कैन राइट 8/10 और यू कैन राइट 2 4 5 4/5 होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर्स कितना होगा? 1 माइनस 4/5 मींस 1/5। तो होल्डिंग कंपनी कितना शेयर्स होल्ड करके रखा है? 4/5 पोर्शन। एंड आउटसाइड शेयर होल्डर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी होल्डर्स। माइनॉरिटी होल्डर्स के पास कितना शेयर्स है? 1/5। ओके, ये प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके आप लोग ऐसे लाइन से क्लोज कर दो। नंबर 2 लिखो यहाँ पे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखो क्या है? शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी का जितना है वो वाला लिखना, 1 लाख लिखो यहाँ पे, टोटल में 1 लाख। ओके, अब इस 1 लाख में से सब्सिडियरी का कितना पोर्शन है? 1/5। तो ऐसे मैं लेस करूंगी शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग 2 टुकड़े में बांट रहे, होल्डिंग कंपनी का कितना एंड माइनॉरिटी होल्डर्स का कितना। लिखो यहाँ पे 1/5। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा? 80,000 और इस बराबर लिख दो 20,000। डन। नंबर 3 कैपिटल प्रॉफिट। क्या सीखे हम लोग? रिजर्व एंड सरप्लस को 2 टुकड़े में बांटेंगे, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व होगा उसका नाम है कैपिटल प्रॉफिट एंड जो पोस्ट एक्विजिशन है उसका नाम है रेवेन्यू प्रॉफिट। सो राइट हियर कैपिटल प्रॉफिट। अंडरलाइन करो, लिखो यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल।
क्वेश्चन देख के सॉल्व करो। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। क्वेश्चन देख के सॉल्व करो। पीएल का बैलेंस है 40,000। देखो ये जो इंफॉर्मेशन है, एच लिमिटेड एक्वायर शेयर्स इस डेट में, बैलेंस ऑफ पीएल 1,430,000। जब ये प्री पोस्ट में डिवाइड करेंगे ना, एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके करो, बेटर होगा। क्लियर एक पिक्चर बना के जब हम लोग ये प्रॉफिट एंड रिजर्व को प्री पोस्ट में डिवाइड करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि क्लियर पिक्चर बनाओ, बना के करो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्लियर होने से क्या होगा, बाद में आप सम्स बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इस क्वेश्चन का देखो इंफॉर्मेशन जो भी है मैं अरेंज कर रही हूँ। पीएल बैलेंस मुझे क्या मुझे किस चीज को डिवाइड करना है, प्री एंड पोस्ट में पीएल का बैलेंस। अब यहाँ पे पीएल का बैलेंस 1,421 में दिया है 30,000। देखो ओपनिंग डेट इज 1,421, क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च 22। ओपनिंग पीएल बैलेंस कुछ दिया है, क्या दिया हुआ है? ओपनिंग पीएल बैलेंस इज 40, नो, ओपनिंग बैलेंस इज 30, ओपनिंग बैलेंस इज 30,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 40,000। ये कहां से मिलेगा आपको? बैलेंस शीट से मिलेगा, और ये इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा। अब देखो, तो 30,000 डाल दिए, वहां पे 40,000 डाल दिए। अब अक्वायर कब हो रहा है? कुछ इस जगह पे 1,721, तो अप्रैल मई जून, मतलब 3 and 9 months। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 1/4 से लेके 1 जुलाई तक जितना प्रॉफिट हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में कितना पार्ट आएगा? ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये 30,000 आएगा, उसके साथ ये 3 मंथ्स में जितना प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको ऐड करने से हम लोगों को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिलेगा। ओपनिंग में 30, क्लोजिंग में 40,000। तो ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट किया है? 10,000। ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है? 10,000। अब ये 10,000 को हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे, 3 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। 10,000 इंटू 3/12, 3 4 42500। तो ड्यूरिंग द ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000। एंड ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट आ रहा है? ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है? 10,000। उसमें से 3 मंथ्स के लिए कितना है? 2500। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेशन एब्सोल्युटली क्लियर कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो लेंगे, उसके साथ एक्विजिशन के पहले तक, ओपनिंग डेट से अप टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन जितना प्रॉफिट हुआ है उसको भी लेंगे। तो ये दोनों मिला के हम लोग निकालेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 30,000। नाउ ऐड प्रॉफिट ड्यूरिंग प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड। We have just calculated, this is 2500. So now add 2500. तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आया? 32,500। एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सिर्फ पीएल बैलेंस है, यहाँ पे रिजर्व नहीं है, तो हम लोग रिजर्व नहीं कर सकते, ओनली पीएल बैलेंस। इतना तक हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया, तो यही हो गया कैपिटल प्रॉफिट 32,500। इसमें आप डिवाइड करो, लेस शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर, जो भी माइनॉरिटी होल्डर का पोर्शन है उसको हम लोग अलग कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखो डीओसी में हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे कितना? 1/5। तो यहाँ पे लिखो 1/5, 32,500 को 1/5 कैलकुलेट करो, 32,500 डिवाइडेड बाई 1/5, 6,500 माइनस 32,500, यहाँ पे आ रहा है 26,000, माइनॉरिटी होल्डर का हो रहा है 6,500। डन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आता है देखो एक बार। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आता है शेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल
एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का दो पार्ट है, एक प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दो रहेगा, एक प्रॉफिट मतलब पीएल बैलेंस और एक रहेगा रिजर्व। इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, ओनली पीएल बैलेंस है। हम लोग प्री एक्विजिशन पार्ट कर लिए जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। अब हम लोग पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे। देखो ये वाला पिक्चर से आपको पोस्ट एक्विजिशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हम लोग क्या देखे थे, 3 मंथ्स प्री है, 9 मंथ्स पोस्ट। तो टोटल ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, 10,000। तो 10,000 का 3 मंथ्स हो गया प्री 2500। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, 7500। देखो क्लियर है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, 7500। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो चार्ट आप लोग बना रहे थे यहाँ पे सॉल्व करो। शेयर कैपिटल हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, आप फोन नंबर यहाँ पे दो। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसको किस तरीके से करोगे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पीएल बैलेंस कितना दिखा रहा है, 40,000। तो ये 40,000 पहले लिखोगे पीएल बैलेंस। तो बैलेंस शीट के अंदर जितना रहेगा पहले वो लिख देना, फिर यहाँ से लेस कर दो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो यहाँ पे किया हुआ है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 32,500। तो ये 40,000 से 32,500 माइनस करो, कितना आ रहा है, 7500। अब इसको प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करो। शेयर ऑफ, अब इसको होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में डिवाइड करो। शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर 1/5 होगा, इट्स 1500। 6,000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1500। देखो ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट डन। अब टोटल करो, माइनॉरिटी होल्डर के कॉलम में जितना सारा अमाउंट है ये सबको टोटल करो। एक बार पिक्चर देखो कॉपी में, ऐसा किया है कि नहीं। शेयर कैपिटल में 20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आया 7500 एंड ये 1500। तो इट्स कमिंग 28,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया, इन टोटल इट्स 28,000। देखो क्लियर हुआ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंपनी चैप्टर में। तो होल्डिंग कंपनी चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या सीख रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सीखने के लिए मतलब जब आप लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो, आपको दो चीज वर्किंग नोट में अलग से कैलकुलेट करना पड़ रहा है। एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चार्ट ए, और एक हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चार्ट बी। तो जब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, फटाफट देखो। एग्जांपल्स में क्या था, बिग लिमिटेड, स्मॉल लिमिटेड। बिग लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बिग लिमिटेड स्मॉल लिमिटेड का शेयर्स परचेस किया है। तो शेयर्स परचेस करते वक्त उसने कुछ पैसा खर्चा किया था, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी खर्चा किया है 100 रुपीज, एंड उसमें से होल्डिंग कंपनी जब एस लिमिटेड कंपनी का शेयर्स परचेस किया था तो उसका शेयर्स का कुछ फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो 80। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, उसका होल्डिंग कंपनी का जो शेयर्स है मान लो इट्स 10, तो 100 से 80 माइनस करो, 10 माइनस करो, कितना आ रहा है, 10 रुपीज। तो अगर ये चीज पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। तो होल्डिंग कंपनी को खर्चा कितना करना पड़ा, 100। उसके बदले में एक्चुअली उसको दो चीज मिला, एक शेयर कैपिटल का 80 रुपीज एंड कैपिटल प्रॉफिट का 10 रुपीज। स्टिल देखा जा रहा है होल्डिंग कंपनी का 10 रुपीज लॉस है, दिस लॉस इज नोन एज गुडविल। अगर यही चीज आंसर पॉजिटिव में आता, मान लो शेयर ऑफ कैपिटल वो जा रहा है 40, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो मान लो होल्डिंग कंपनी ने खर्चा किया 100 और उसके बदले में उसको सामान मिल रहा है 120 का, शेयर कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट मिलकर उसको कितना मिल रहा है, 120। तो उस टाइम देखा जाता कंपनी का ये क्या हो रहा है, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट। दिस कैपिटल प्रॉफिट इज एक्चुअली नोन एज कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल प्रॉफिट ही क्या हो जाता, कैपिटल रिजर्व। ओके, अब इस क्वेश्चन से हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये देखो, इन्वेस्टमेंट में कितना लिखा हुआ है, 1,26,000। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखो ये क्वेश्चन नंबर 11 ही कंटिन्यू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो सब बच्चे आज क्या सीखे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले हम लोग दो चार्ट बनाएंगे, वन इज कॉल्ड कंट्रोल चार्ट ए, अनदर वन इज कंट्रोल चार्ट बी।
कंट्रोल चार्ट ए में हम लोग कैलकुलेट करते माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंट्रोल चार्ट बी में कैलकुलेट करते गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब होल्डिंग कंपनी का एक्चुअल खर्चा कितना हुआ और उसमें से माइनस करेंगे होल्डिंग कंपनी को जो जो चीज मिला। क्या क्या मिला, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर ऑफ होल्डिंग कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम लोग कैपिटल प्रॉफिट निकाले थे। कैपिटल प्रॉफिट को दो टुकड़े में बांटे थे, कुछ पोर्शन होल्डिंग कंपनी के लिए एंड कुछ पोर्शन माइनॉरिटी होल्डर्स के लिए। तो अब देखो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल कितना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,26,000 राइट हियर 1,26,000। वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल सब आपको इस चार्ट से मिल जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का चार्ट से मिल जाएगा। देखो शेयर कैपिटल देखो कितना 80,000, कैपिटल प्रॉफिट का कितना पोर्शन होल्डिंग कंपनी को मिला था 26,000, तो 80,000 लेस करो यहां से शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू एंड कैपिटल प्रॉफिट के लिए 26,000। देखो कितना आ रहा है गुडविल 26 हटा दो 20,000। Cost is more than face value of share and share of capital profit. So this is basically capital loss of a company. Goodwill. It's 20,000. Okay. Now complete the balance sheet. Balance sheet complete करो. Consolidated balance sheet देखो. अब दो वर्किंग नोट हो गया, अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख दो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर क्या है शेयर कैपिटल। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का रूल सब लोग क्या सीखे, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी का एसेट्स प्लस करना है, लायबिलिटीज प्लस करना है, प्लस करते वक्त जो जो चीज हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देखो यहां पे देखो शेयर कैपिटल 1 लाख ऑलरेडी वी हैव यूज्ड, तो इसको हटा दो, इसको 1,50,000 लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट में 1,50,000 लिखो। रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। तो होल्डिंग कंपनी एक ऑलरेडी उसको ओरिजिनल जो बैलेंस शीट में खुद का है पीएल बैलेंस कितना है देखो 50,000, तो ये 50,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साथ में जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर रहे थे हम लोग सब्सिडियरी कंपनी का पीएल का जितना पोर्शन होल्डिंग कंपनी को मिला है वो भी यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन से आप हमेशा चेक करोगे। देखो वहां पे पॉइंट नंबर 4 जो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4 में कितना मिला था 6,000, ये वाला चीज आप बैलेंस शीट में ऐड कर दोगे, ये 50,000 प्लस 6 इट्स कमिंग 56,000। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 28,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग निकाल के रखे थे 28। नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं था। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में देखो ट्रेड पेबल है, एज लिमिटेड का 1 लाख, एस लिमिटेड का 60,000, तो यहाँ पे 1 लाख प्लस 60 कितना लिखेंगे 1,60,000। चेक करो शेयर कैपिटल में 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहा है 56, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 28 एंड करंट लायबिलिटीज आ रहा है 1,60,000, तो टोटल आ रहा है 3,94,000। अब एसेट साइड में आ जाओ। एसेट्स में क्या है, नॉन करंट एसेट पीपीई ऑलरेडी देखो बैलेंस शीट में कितना है 1 लाख, एंड मतलब एज लिमिटेड का कितना है 1 लाख, एस लिमिटेड का कितना है 1,30,000। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फिर से बोल रही हूँ क्या करना पड़ेगा प्लस, तो होल्डिंग कंपनी का कितना है 1 लाख, एस लिमिटेड का कितना है 1,30,000, दोनों को प्लस करेंगे। जब तक ना कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स आ रहा है लाइक रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ये सब का झंझट नहीं है तो सिर्फ प्लस करो और लिख दो 1 लाख प्लस 1,30,000, यहाँ पे कितना आएगा 2,30,000। आई हैव रिटन ऑलरेडी। तो पीपीई कितना आया 2,30,000। ओके, इंटेंजिबल एसेट गुडविल अभी अभी आप कैलकुलेट किए हो कितना 20,000, सो राइट हियर 20,000। करंट एसेट है, बैलेंस शीट चेक करो, क्वेश्चन में देखो करंट एसेट कितना है 74 प्लस 70, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1,44,000। अब प्लस करो कितना आ रहा है 4,426,393, देखो टोटल आ गया 3,94,000। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी पूरा बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।